स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स में सपोज कि ऐसा कोई सिस्टम है ये जो है ये फिक्स्ड है, ये जो है ये मूव भी कर सकता है बट अभी फ़िलहाल ये फिक्स्ड है, और इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है, ब्लॉक प्लेस्ड है, और ये डिस्टेंस जो है वो L है, L है यहाँ से, ये स्मॉल m है और ये 3m है, स्मॉल m है, ये स्मॉल 3m है। All the surfaces are frictionless. Friction is absent everywhere. No friction. No friction anywhere. No friction. Friction को absent assume करना है, और यहाँ से अगर हम इसको रिलीज करते हैं, this system is released from rest. System is released from rest. Then find the acceleration of small m with respect to ground. Find the acceleration of small m. या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्वेश्चन सीधे ऐसे कर सकते हैं कि find the time when block will collide with the plane, with this plane, this wedge इसको हम बोल सकते हैं, with wedge कितने टाइम में ये वहां पे स्ट्राइक करेगा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड में जाएगा या नहीं जाएगा, राइट साइड में जाएगा, कोलाइड करेगा, क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा सा और सेंटर ऑफ मास में भी उसको पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में भी इस चीज़ को एक बार पढ़ेंगे। बट अभी ये सोचना है ये दोनों जो है ये मूव कर सकता है, ये जो है इसके रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है 3m के रेस्पेक्ट में, और 3m जो है वो वेज के अलॉन्ग आएगा, वेज के अलॉन्ग मूव करेगा। तो दो एक्सेलेरेशन होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम अगर यहाँ से देखते हैं तो क्या पहला किसी को ये बता सकता है कि एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज जी साइन थीटा होगा या नहीं। अगर मैं बोलूं कि इस सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन होगा, कंबाइंड अगर मैं सिस्टम लूं, तो इसका एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा होगा, ये ट्रू और फॉल्स। एक्सेलेरेशन ऑफ 3m इज जी साइन थीटा, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स। ट्रू। एक्सेलेरेशन ऑफ 3m इज जी साइन थीटा, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है कि अगर हम मान लो यहां से एज्यूम करते, सोचने के लिए सिर्फ, अगर मैं m को एनालाइज करता हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, मगर ऐसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो ऐसे होगा, ये ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है पॉसिबिलिटी है, ये ए बी सी डी ऐसा। तो फिर दूसरा था कि ऐसे एक्सेलेरेशन ऑफ 3m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जो कि जनरली कॉमन चीज़ है, दिमाग में आ जाता है ये चीज़।
और फिर ये भी है कि जी साइन थीटा क्यों नहीं है। तो जी साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स ही डिसाइड करेगा मोशन को, फोर्स डिसाइड करेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो 3m और m है, फ्री बॉडी डायग्राम हम सोचेंगे तो जो स्मॉल m है, एफ बी डी ऑफ स्मॉल m का जो है कांटेक्ट सरफेस, यहाँ पे ये जो है डॉटेड लाइन से हम एंगल के लिए इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये स्मॉल m, इस स्मॉल m पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पे एम जी है, फ्रिक्शन वगैरह एबसेंट है। तो क्या इस पे और भी कोई वर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन होगा? इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो जो भी, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो उसका जो एक्सेलेरेशन वेक्टर होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो होगा इस डायरेक्शन में। बट ये थोड़ा सा उतना डायरेक्ट है नहीं भाई, ये इधर इधर मूव कर रहा है या नहीं, ये इसके साथ भी जा रहा है, ये कांटेक्ट में है, इसके साथ भी जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी वेज से ही सोचेंगे। मतलब सिंगल ब्लॉक होता तो हमारे लिए सोचना थोड़ा सा कन्वीनियंट होता, कन्वीनियंट होता मतलब अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं, यहां से ऑब्जर्वर हो कोई मासलेस टाइप का, बहुत ही मान लो कोई इंसेक्ट टाइप का है यहाँ पे, वहां से अगर वो ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक का जो है मोशन इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ऐसे हो सकता है, क्योंकि मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी होते हैं, जो एक्सलेशन होते हैं, ये सारे क्वांटिटीज क्या होते हैं? फ्रेम डिपेंडेंट। मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, सबसे पहले यही पढ़ते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन में जाते हैं। रिलेटिव मोशन में अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो कैसे वेलोसिटी हमें अफेक्ट होगी, कैसे उसको चेंज करना है, ये सारे इफेक्ट्स देखते हैं। तो सेम जब लॉज ऑफ मोशन में हम किसी दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, प्रोवाइडेड कि फ्रेम कैसा होना चाहिए? एक्सेलेटेड होना चाहिए या रोटेटिंग होना चाहिए। रोटेटिंग फ्रेम क्यों नॉन इनर्शियल है? रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब अगर मैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू 3m डायग्राम बना के सोचूंगा तो ऐसा होगा कि इसके ऊपर इसका जो 3m है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3m, एफ बी डी ऑफ 3m, 3m तो साथ ही साथ मूव कर रहा है यहाँ से, ये हमारा 3m का प्लेन है, ये 3m जो है वो किसी एक्सलेशन से मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये किसी एक्सलेशन जो है a1 से मूव कर रहा है, a1 से मूव कर रहा है, इसका मास है 3m। इस पे और कौन कौन से फोर्सेस है भाई? इस पॉइंट से मान लो मैंने n1 डिनोट कर दिया, तो यहाँ से जो है कांटेक्ट फोर्स ये जो है n1, यहाँ से कांटेक्ट फोर्स ये जो है ये यहाँ पे एक्ट करेगा n2, और ये हो गया इसका n2 परपेंडिकुलर, और इसके बाद इसका 3mg। तो दो सरफेसेस से कांटेक्ट है, एक इंक्लाइन प्लेन से, एक हॉरिजॉन्टल से, ब्लॉक से, दो से कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, और ये सब की वजह से इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है अलोंग द प्लेन। इसका एक्सेलेरेशन कुछ भी है, जो भी है वो इसके रेस्पेक्ट में है, किसी डायरेक्शन में मैं मान सकता हूं। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है विद रिस्पेक्ट टू 3m वो इस डायरेक्शन में है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ऐसे ब्लॉक थोड़ी कहीं ना कहीं भी जा सकता है। अगर टेबल है, टेबल पे ब्लॉक प्लेस्ड है, तो वो हमेशा कैसे जाएगा? उस टेबल के अलोंग ही तो उसका मोशन हो सकता है, ऐसे थोड़ी कि किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा। उस चीज को हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल मतलब जैसा पाथ प्रोवाइडेड है वैसे ही पार्टिकल मूव करेगा। कोई वायर फ्रेम है, सर्कुलर वायर फ्रेम है, तो कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो तो बाउंडेड है सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए। तो उसी तरीके से अगर हम 3m के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो 3m के रेस्पेक्ट में इसका कुछ एक्सलेशन होगा, और वो एक्सलेशन होगा a2 a2 एक्सलेशन वेक्टर होगा। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 3m के रेस्पेक्ट में, तो ये 3m क्या है? 3m इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये तो 3m जो है एक्सलेटेड है, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक्सलेटेड है। तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी एक्ट करेगा, और स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? m इंटू ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन इसके अपोजिट। तो ये हो गया यहाँ से
एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अप्लाई करना है, एम के ऊपर अप्लाई किया, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम इज a1, और ये हो गए इसके ऊपर फोर्सेस, थोड़ा सा डायग्राम में n1 और ये है mg, n1 एंड mg, तो a2 तो ये a2 कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये a2 स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है, स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट है, वही प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से ये a2 की डायरेक्शन है, तो स्यूडो फोर्स से अगर हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। तो हम चाहें तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से n1, और ये होगा m इंटू a1, और यहाँ से है mg, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो ये जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट है, जिसको हम अगर सोचेंगे cos थीटा, और ये है sin थीटा, ma1 sin थीटा। और इन सारे फोर्सेस की वजह से इसका 3m के रेस्पेक्ट में, 3m के रेस्पेक्ट में फोर्सेस है, 3m के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन भी है, इस डायरेक्शन में कितना है a2। यहाँ से अगर देखोगे तो a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 आएगा। a1 हमें फाइंड करना है, चेक करना है कि भाई g sin थीटा है या नहीं है। तो क्या होगा, तो यहाँ से अब इसके लिए जो है फोर्स के अलोंग, सरफेस के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3mg प्लस n1 है, उसका जो है कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर में तो n2 है, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये 3mg और प्लस n1 जो कि ब्लॉक अप्लाई कर रहा है, और ये है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n2, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो थीटा होता ही है, ये हो जाएगा 3mg प्लस n1 कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। ये नॉर्मल का एंगल जनरली हम इंक्लाइन प्लेन पे यूज़ करते हैं, अलोंग द प्लेन क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3mg प्लस n1 साइन थीटा, और इस सब के वजह से ये क्या है, एक्सलेशन इसका a1 है, और कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। अब a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी, हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं, वो नंबर ऑफ अननोन्स हैं 3, जो इक्वेशंस यहाँ पे हम लिखते हैं, दो एक्स वाई डायरेक्शन में इसके लिए हो जाएगा, तो m नेट फोर्स m इंटू a1 कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a2। तो यहाँ से तो सीधा आ जाएगा कि a2 इज इक्वल टू a1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा n1 प्लस एम ए साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में उसके रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और फॉर द प्लेन, प्लेन के लिए हम लिखेंगे तो 3mg प्लस n1 साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें फाइंड करना है a1, देन फाइंड करेंगे a1 cos थीटा, तो वही हो जाएगा a2। तो यहाँ से फाइंड करने के लिए ये क्या है, m a1 साइन थीटा है, n1 प्लस m a1 साइन थीटा, m a1 साइन थीटा। तो इसको पुट कर सकते हैं n1 की वैल्यू, और यहाँ से n1 आ जाएगा फ्रॉम 2 3, फ्रॉम 2 and 3। एक्चुअल में देखोगे कि यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन ऐड कर रहा है ना, वो mg के बराबर नहीं है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्चुअल में mg से कम है। जो, क्योंकि अगर दोनों फिक्स होते ना, एक सिंगल ब्लॉक की तरह से होते, तो पूरा सिस्टम जी साइन थीटा से आता, पूरा सिस्टम 3m प्लस m 4m जी एक्ट कर रहा होता। बट क्या अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4m जी एक्ट कर रहा है? नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, 3mg प्लस n1 विच n1 इज लेस देन, दिस n1 इज लेस देन mg, नॉट इक्वल टू mg, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ पे n1 कम है, इसीलिए ऊपर से पुश कम है, जो कि mg के बराबर होता तो g साइन थीटा आता, बट अभी वो पुश कम हो गया, n1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू mg, ये टर्म आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, n1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये 3mg साइन थीटा प्लस n1 साइन थीटा, n1 इज इक्वल टू mg माइनस m a1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा is equal to 3m into a1, so 3mg sin theta plus mg sin theta minus
एम ए वन साइन स्क्वायर, एक बार चेक करना है इसको, थीटा इज इक्वल टू 3m इंटू ए वन कॉमन ले लिया यहाँ से, ए वन की वैल्यू आ गई 4mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 + 3m साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वन। एम वेम कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल तो हो ही जाएगा, ये कुछ ए वन की वैल्यू आएगी, ए वन इज इक्वल टू 4g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 + साइन स्क्वायर थीटा, 3 + साइन स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म है उस एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू देखो जी साइन थीटा है, 4/3 + साइन स्क्वायर थीटा है, 3 + साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो भी होगा वो लेस देन 1 वाला टर्म है। तो ये जो है थोड़ा सा स्लाइटली जो है ग्रेटर देन जी साइन थीटा है यहाँ पे। व्हाट इज ए टू इज इक्वल टू, ए टू जो ब्लॉक का है एक्सलेशन, ए टू इज इक्वल टू ए वन कॉस थीटा, तो ये होगा ए वन कॉस थीटा A1 इज इक्वल टू 4g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 + साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ए टू। तो टाइम कितना लगेगा उसको कोलाइड करने के लिए, 3m के रिस्पेक्ट में वेज के साथ कोलाइड करना है, तो डिस्टेंस इज एल डिस्टेंस है और एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो टाइम इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू यू टी, रेस्ट से रिलीज है, प्लस हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर, सो T इज इक्वल टू 2L/A2 का स्क्वायर रूट। ये पुट कर देंगे जो भी है वो टाइम का आंसर आ जाएगा। 2 × 3 + साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g, चाहे तो साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं इसको, 2g साइन 2 थीटा, 2g साइन 2 थीटा इज द टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर मूव नहीं कर रहा होता, ये मूव नहीं कर रहा होता कुछ, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि फिक्स अगर होता तो एक साथ 4m मास एज्यूम कर लेते और वो 4m मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है कि वो 4mg नहीं ऐड कर रहा है, 4mg से कुछ कम है, तो यहाँ पे एक्सलेशन भी अकॉर्डिंगली जो है चेंज हो जाएगा। तो एक्सलेशन इज नॉट जी साइन थीटा, एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस, एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू 3m इज इन विच डायरेक्शन, डी ऑप्शन होता करेक्ट, कि व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 3m, 3m के रिस्पेक्ट में इसी डायरेक्शन में जा सकता है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू 3m होता तो हमारा ये आंसर हो जाता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ये आंसर हो जाएगा। एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया है, टाइम हमने फाइंड कर लिया है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने में थोड़ा सा हमारा एफर्ट ज़्यादा लग जाता, A1 A2 फोर्सेस वगैरह सब कुछ लिखते, उसको रिजॉल्व करते अकॉर्डिंगली तो होता, यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन एक कम हो गया, थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन है, तो हम प्रॉब्लम को किसी भी फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल से सॉल्व करने के लिए सूडो अप्लाई करना है, नॉन इनर्शियल हमारे एफर्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, एनी काइंड ऑफ नो सर, ठीक। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा,
कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि दिस इज एंगल थीटा and it is released small m and it is 3m. Smooth, all surfaces are smooth. This 3m is not fixed. All surfaces are smooth. All, no friction is present. No friction is present anywhere. कहीं पे भी कोई friction नहीं है. System is released from rest. Find the acceleration of each block. System is released from rest. Find acceleration of each block. This is not fixed. Once again, this question can be solved from ground frame or from 3m frame, क्योंकि हमारे पास तो एक्सीलरेटेड सॉल्व करने का भी ऑप्शन है. ग्राउंड से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को नॉन इनर्शियल से, यूजिंग स्यूडो. तो ये जो है 3m है, 3m स्लाइड करेगा. 3m हॉरिजॉन्टल सरफेस A1 और ये m 3m कांटेक्ट में भी है, तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा A2 और इसके साथ साथ भी मूव करेगा. तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ -m, ये दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे A1, क्योंकि ये तो 3m के रेस्पेक्ट में भी स्लाइड कर रहा है और 3m के साथ साथ भी जा रहा है बैकवर्ड. तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा. बट मान लो मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, इसके मोशन को ऑब्जर्व करूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ 3m के फ्रेम से ही देखना है. तो FBD आगे सॉल्व करते रहना है. मैं टाइम सेव करने के लिए ये लिखता रह रहा हूँ. FBD of small m with respect to 3m. कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से यहाँ पे हमने पुट किया 3m(a1) बाई साइन थीटा, A1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई mg साइन थीटा कॉस थीटा बाई 3m साइन स्क्वायर थीटा. और इस A1 की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व हो सकता है. ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करके देखोगे सेम आंसर आएगा. थोड़ा सा इक्वेशन में कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक्सेलेरेशन के दोनों वेक्टर होंगे, फिर उनका भी कंपोनेंट लेना होगा, फिर दोनों एक्सेलेरेशन लिखना पड़ेगा. इसके रिलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगेगा. तो आई होप कि स्यूडो फोर्स के दोनों एप्लीकेशन समझ गए होंगे. कुछ कंफ्यूजन है, इसको हम पुट कर देंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, वो फाइंड कर लोगे. फाइंड A2 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करके A2 की वैल्यू आ जाएगी. तो स्यूडो फोर्स यही है इसमें. अब इसमें ये सारी चीज़ें, ये तो इसका आंसर बता सकते हो. सपोज
उसकी ये कार्ट है और उस कार्ट में एक पेंडुलम है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस कार्ट को अगर हमने एक एक्सेलरेशन वेक्टर दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया, इसके पास एक्सेलरेशन वेक्टर ये ax है और y डायरेक्शन में है ay, then at equilibrium what is the angle made by this pendulum with the vertical? ये ऐसे प्रॉब्लम भी एक रहते हैं स्यूडो फोर्स में। काट वाट अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सलेट कराएं, इंक्लाइंड में एक्सलेट कराएं, लिफ्ट में जाए, जो भी हो ताम झाम, सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में है, तो व्हाट इज द एंगल इन इक्विलिब्रियम? क्या कोई बता सकता है जिसका शायद फॉर्मूला तुम्हें याद होगा? कि यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? यहाँ से टेंशन टी, और ये है एम जी, और ये है एम ए, और ये है एम ए वाई, तो ये एम ए एक्स और ये हो जाएगा एम ए वाई। व्हाट इज द नेट फोर्स? तो ये जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ से ये टेंशन टी हुआ, इक्विलिब्रियम का एंगल थीटा हुआ, तो ये टी कॉस थीटा हुआ, ये टी साइन थीटा हुआ। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि जस्ट फॉर क्विक रिकैप, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दोगे कि इस पार्ट में, क्योंकि जस्ट ये पॉइंट जानते होगे, बस मैं यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ। ए वाई और इस साइड से हो जाएगा एम ए एक्स, तो tan थीटा दिस टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस ए वाई। यहाँ डिवाइड कर देंगे, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई जी प्लस ए वाई। कि नॉर्मल कोई भी एक्सलेशन वेक्टर अगर हम देंगे तो उसका एक्सलेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक टिपिकल सा स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन है। तो ये था हमारा स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स के बाद है, अब फर्दर हमें यही सारे प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो पहले उन सिस्टम के एक्सेलेरेशन को या मोशन का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंड इक्वेशन। कंस्ट्रेंड इक्वेशन, कंस्ट्रेंड इक्वेशन और कंस्ट्रेंड रिलेशन। कंस्ट्रेंड इक्वेशन है क्या? इट इज द इक्वेशन रिलेटिंग द motion of two or more than two objects. It is the equation relating the motion of objects, motion of objects। ऐसा रिलेशन हम ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे थे, कहां पे? ऐसा जो कनेक्टेड मोशन था। कनेक्टेड मोशन इज व्हाट? कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो पहले हमने लिया था कि अगर ये मूव कर रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए इजी था मोशंस को कनेक्ट करना, कि अगर ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है तो दूसरे को भी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाना होगा, इफ देयर इज टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में टेंशन प्रेजेंट रहना है, स्ट्रिंग टाइट होनी है, रहनी है, तो वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ से आया? ये कंस्ट्रेंड है, कनेक्टेड है, तो हम दोनों मोशन को डायरेक्टली बता पा रहे हैं। तो इफेक्टिवली कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक समरी क्या है? किसी भी टाइप के कनेक्टेड मोशन को हमें रिलेट करना है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है उनके डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में, रिलेशन है उनके वेलोसिटी के बीच में, रिलेशन है उनके एक्सेलेरेशन के बीच में। तो उस चीज को, उनके जो मोशन के पैरामीटर्स हैं, मोशन के पैरामीटर्स होते हैं वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो इन पैरामीटर्स को जो भी इक्वेशन रिलेट करता है, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स हम उसको क्या करते हैं कि दो पार्ट में
कैटेगराइज कर देते हैं, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट टाइप्स में जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ए, दूसरा जो है वो पुली ब्लॉक, ये भी स्ट्रिंग ही है, पुली ब्लॉक भी स्ट्रिंग से ही कनेक्टेड है, बट ये जो है एक अलग, ऐसा कुछ ये यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन नहीं है, बस ये क्या है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है। और तीसरा है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, तो ये तीन टाइप के कंस्ट्रेंट हैं कि कोई भी आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, पुली ब्लॉक सिस्टम हो या वेज कंस्ट्रेंट हो। तो पहला मान लो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में यह है कि बेसिक अगर कोई भी स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल एंड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, आइडियल है, इनएक्सटेंसिबल है, एंड टेंशन इज प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग, टेंशन है हमेशा, टेंशन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ये दो कंडीशन अगर हैं इन द स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो स्ट्रिंग से दो पॉइंट्स अगर कनेक्टेड हैं, दो पॉइंट्स, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 किसी डायरेक्शन में, नेट इस पॉइंट की वेलोसिटी ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। ऐसा क्यों? v1 cos थीटा 1 और ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, v1 sin थीटा 1 और ये v2 sin थीटा 2। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहनी है तो टेंशन सेम रहेगी, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, तो ना तो ये डिस्टेंस डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। तो उसके लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, या हम क्या बोल सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ मस्ट बी सेम, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, मींस v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। ठीक है, ऐसा होगा, हम्म, ऐसा होगा। तो इसी पॉइंट को हम अप्लाई करते हैं, इसी पॉइंट को अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक आध कंफ्यूजन भी रहेगा जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट करते हैं, बाद में पूछते हैं। तो एक रिंग है, हमें क्या करना है, अगर स्ट्रिंग होगी तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, वेलोसिटी सेम होगी। अब यहाँ से ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे और इसके ऊपर से पास होते हुए ऐसे आ रही है, ये कहीं पे ऐसे मान लो फिक्स है, मान लिया ये ब्लॉक जा रहा है V0 से, V0 से, और ये रिंग which is restricted to slide along the this wire, this is wire at this moment v1 और ये एंगल है थीटा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड थीटा? मैं दो रिलेशन में पूछता हूं, उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ए है कि मुझे पता है कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ जो सेम करना है, तो इसके हर पॉइंट की स्पीड तो v0 है,
ये जो वी नॉट होगा, 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 तो V1 इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, और ये V1 cos theta is equal to V naught. Which relation is correct? B B। अच्छा, A में A नहीं सही है क्यों आशुतोष? A हर पॉइंट की स्पीड तो V नॉट है, इस पॉइंट की स्पीड V नॉट, 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 तो इस पॉइंट की स्पीड भी V नॉट, तो दिस V नॉट इज इक्वल टू V1 V नॉट cos theta is equal to V1, या V1 cos theta is equal to V नॉट। आशुतोष का आंसर भी बी बी बी। अच्छा, सही है। तो करेक्ट आंसर जो वो यही है, V1 cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटीज जो है इसकी इस डायरेक्शन में नहीं है। जो रिंग है, रिंग हैज वेलोसिटी V1, मतलब जो ये स्ट्रिंग का ये एंड है, इस एंड की वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और इस एंड की वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड है। तो जो हम यहाँ पे ये कोई लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी ऐसे V नॉट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी उसके लेंथ के लॉन्ग नहीं है ना, वो तो वेलोसिटी भाई उस वायर के लॉन्ग ही जाएगा, वो एंड की रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये चीज़ ऑब्वियसली गलत है। तो इसकी वेलोसिटी V1 है, V1 का एक कंपोनेंट हम लेंथ के लॉन्ग इक्वेट कर देंगे, लेंथ के लॉन्ग इक्वेट कर देंगे, V1 cos थीटा इज इक्वल टू V नॉट। तो जैसे यहाँ पे ऐसे कोई पर्सन है और ये क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रिंग को होल्ड करके ऐसे, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है और ये ऐसे पीछे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ये कुछ ब्लॉक है, इस मोमेंट पे जो है एंगल यहाँ से है मान लिया 60 डिग्री, मतलब इस एंड को पकड़ के ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं with speed 10 मीटर पर सेकेंड, then what is the speed of block at this instant when string is making angle 60 degree with vertical? ये एक एंड है, उसको पकड़ के दौड़ना स्टार्ट कर दिया विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, then what is the speed of block when string is making 60 degree with vertical? टेन cos 30। कैसे में आंसर है बाकी जनता? ठीक है, आज तो 10 cos 30, दिशा 10 cos 30, तो शरण्या भी सेम ही है। ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमें इक्वेट करने हैं, किसी भी मोमेंट पे ये पर्सन जो है जा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v है, और इस एंड की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, जो पर्सन होल्ड किए हुए है उसको भी सेम वेलोसिटी मिलेगी 10, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, तो 10
cos 30, तो ये हो जाएगा 30. वेलोसिटी along the string must be same, so v is equal to 10 cos 30 डिग्री. ठीक है, वेलोसिटी हमें along the length इक्वेट करना है. नेक्स्ट है हमारा पुली कंस्ट्रेंट या पुली ब्लॉक. पुली ब्लॉक, तो पुली ब्लॉक में जैसे पुली ब्लॉक जो है, पुली ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दो अप्रोच है, जनरली कहीं पे भी होगा. तो हम लोग जो अप्रोच यूज करेंगे वो अप्रोच है वर्चुअल वर्क मेथड. वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड मतलब क्या यूज करना है कि वर्क डन बाय टेंशन, नेट वर्क डन बाय टेंशन इंटरनल टेंशन इज जीरो. इस चीज को हम वर्क एनर्जी चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में इस चीज को हम स्टैब्लिश करेंगे कि कोई भी इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स में जो टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन जो है, उसका नेट वर्क डन वो जीरो होगा पूरे सिस्टम के ऊपर. क्योंकि कभी भी जो इंटरनल टेंशन है वो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता है. जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसा सिस्टम लूं, ऐसा सिस्टम लेता हूं, अब क्योंकि वर्क एनर्जी चैप्टर जो है तुम्हारे लिए फेमिलियर है, तो तुम थोड़ा रिलेट कर सकते हो इस चीज को, कि यहां से मान लिया कि मैंने एक ये सिस्टम ले लिया. इस टाइप का सिस्टम है, ये ए एंड बी है, इसको जो है यहाँ से रिलीज कर दिया गया. तो ये कुछ मूव करेंगे, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी. अब हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचते हैं तो क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. ऑल फोर्सेस में क्या इंटरनल फोर्सेस इंक्लूडेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं. क्या एक्सटर्नल इंक्लूडेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं. सब कुछ होता है. तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर हम एक सिचुएशन सोचें कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो क्या ये कभी भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? अगर ग्रेविटी नहीं है तो उस फोर्स की वजह से ही तो ये मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहे हैं. इंटरनल टेंशन जो है वो कभी भी नेट फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा. जब कोई ग्रेविटी ही नहीं है तो टेंशन भी नहीं आएगा, टेंशन भी वहां पे जीरो ही रहेगा, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता है. तो अगर हम इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचेंगे तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटी है नहीं, और सिर्फ जब ग्रेविटी नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, टेंशन नहीं है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी. मतलब वर्क डन बाय टेंशन क्या रहता है, जीरो रहता है. तो इस चीज को हम स्टैब्लिश करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी चैप्टर में, कि इंटरनल टेंशन पूरे सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन बाय टेंशन होता है वो जीरो होता है. मतलब नेट वर्क डन बाय टेंशन टी डॉट एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू जीरो. इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे सिस्टम जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर टी डॉट वी डिफरेंशिएट कर दिया. क्यों? क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगी. टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें से जो भी फाइंड करना है, आप सपोज करो कि हमें यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, जितने भी मूविंग पार्ट्स होंगे सबके ऊपर हम टेंशन डिनोट कर देंगे. तो ये सिंगल स्ट्रिंग है तो पहले टेंशन यहाँ पे डिनोट कर दिया, यहाँ से टेंशन डिनोट कर दिया टी. सेम है तो यहाँ से टेंशन हो जाएगा टी, यहाँ से टेंशन हो जाएगा टी. यहाँ चाहो तो यहाँ भी टेंशन डिनोट कर सकते हो भाई, या तो पूरे को हम एक सिस्टम ले लेते हैं, इस पुली और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है A1 से, और ये ऐसे कुछ जा रहा है. डायरेक्शन भी हम कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्व करके जो आएगा उसको लिखेंगे. तो नेट वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो. तो टेंशन का वर्क ब्लॉक ए पे, ब्लॉक ए पे ये जो सिस्टम है उसके ऊपर क्या होगा, टी डॉट ए, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा टी ए वन, टी ए वन. और इस सिस्टम पे
जो कि ये पुली प्लस बी ब्लॉक है, ये पूरा सिस्टम एक सिंगल सिस्टम है। तो क्या हो जाएगा टी डॉट बी, तो कितना हो जाएगा, 2t एक्ट कर रहा है अपवर्ड, एक्सलेशन है डाउनवर्ड, एंटी पैरेलल, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 2t इंटू A2 इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू 2A2, A1 इज इक्वल टू 2A2। ये क्या है, ये दोनों के एक्सलेशन का रिलेशन है। अब इतना डायरेक्ट तो मतलब जब सिंपल ब्लॉक था तब तो हम A1 A2 सेम ले लेते थे, बट बहुत सारे सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, तो उनके एक्सलेशन हम डिफरेंट मानेंगे और उनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका है कि बहुत सारे केसेस में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सोच के हम बता सकते हैं इस चीज को। कैसे? इसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक से। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऐसा होता है कि एक तो हमें वर्चुअल वर्क ही यूज करना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये सारी जो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन है, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है सारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। दूसरा तरीका है, इसमें हम सोच सकते हैं जैसे कि दोनों के मोशन आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड है तो अगर पुली ब्लॉक सिस्टम होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट से उसको एनालाइज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज करो किसी भी एक को किसी एक डायरेक्शन में मान लो, जैसे मान लिया कि ये जो पुली है, ये पुली कुछ एक्स डिस्प्लेस हुई, पुली जो है एक्स डिस्प्लेस हुई। जब पुली एक्स डिस्प्लेस होगा तो बी ब्लॉक भी एक्स डिस्प्लेस होगा। तो सपोज करो कि अगर ये एक्स ए इस डायरेक्शन में है, इसको हम बोल देते हैं एक्स बी, तो इसके मूव करने से हम अभी क्या कर देते हैं, अभी हम इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर दिया या यहाँ पे फिक्स कर दिया, सो दैट कि ए के मोशन को रोक देते हैं हम पहले एक एक करके सोचेंगे वन बाय वन। ए को स्टॉप कर दिया, बी को थोड़ा सा मूव करा दिया, बी के मोशन की वजह से क्या स्ट्रिंग लूज हो गई, 2x, यहां से भी एक्स बी लूज हुआ और यहां से भी एक्स बी लूज हुआ। अब हम यहां पे बी के मोशन को रोक दिए, ए का जॉइंट ओपन कर दिया, यहां पे मान लो जॉइंट क्या हुआ था या होल्ड किया हुआ था, उसको छोड़ दिया। तो अब ए कितना डिस्प्लेस होगा, जितनी स्ट्रिंग अवेलेबल है। कितनी स्ट्रिंग अवेलेबल है, एक्स बी, 2xb। सो व्हाट इज एक्स ए, एक्स ए इज इक्वल टू 2xb। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी ए इज इक्वल टू 2vb और ए ए इज इक्वल टू 2ab, जिसको मैंने ए वन ए टू लिया था कि ये ए का जो एक्सेलेरेशन है, अगर भाई ए वन को रिवर्स कर दो, कुछ भी मान सकते हो, डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, तो इसको हम बोल देंगे ए वन इज इक्वल टू 2a2। तो ये है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का अप्रोच है, सुपर पोजिशन का अप्रोच है। देखो फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर केस में मल्टीपल पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हो तो वन बाय वन सोचो, एक को मूव कराओ फिर दूसरे को मूव कराओ, उसके इफेक्ट को ऐड करते जाओ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क से भी बता दिया, और दूसरा जो है ये इससे भी बता दिया। वर्चुअल वर्क या डिस्प्लेसमेंट, ये दो तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं बट उसको प्रिफर नहीं करता हूँ मैं, प्रिफर जो है इसी को करना है। वर्चुअल वर्क से ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही जाएगा, तो अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना। और लेंथ कांस्टेंट भी एक अप्रोच होती है, इनकी लेंथ कांस्टेंट करके वो सब लिखते हैं, तो वो सब में नहीं जाना है। हम डिस्प्लेसमेंट से इजी क्वेश्चंस जो होंगे वहाँ डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा रिलेट कर लेंगे, कहीं पे अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम टेंशन वेंशन मार्क करके जो है फाइंड कर लेंगे। जैसे जैसे मान लो कि ये है, ऐसा है कि ये ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ से ये जो पुली का जो सेंटर है, दिस इज मूविंग विथ
10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 1 है, ए है, बी है, सी है। तो दिस इज मूविंग विथ ये 5 मीटर पर सेकेंड और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी बाई वर्चुअल वर्क मेथड। वही यूज करना है जस्ट एम्फसाइज करने के लिए कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी 0, summation of tension dot velocity is 0। तो पहले क्या करना है, टेंशन मार्क कर देना है, ठीक है। जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं सब पे टेंशन मार्क कर दोगे और टी डॉट वी ले लोगे। टेंशन मार्क किया, टी 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 टी, मासलेस पुली 2T 2T 2T। जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं पुली बुली सब मूव कर रहे हैं, सब पे कर दो, सबके सबके ऊपर। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे मूविंग, ए बी सी 3 ब्लॉक्स हो गए और ये 2 5 है। 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ओके ठीक है। देखते हैं दिस 2T फॉर ए T डॉट V 2T into 5 for this pulley 4T और velocity opposite -4T into 10 -4T into 10। this pulley, this छोटा pulley 2T upward 2T downward 0। ब्लॉक बी की वेलोसिटी कुछ मान लो यार, बी की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ अपवर्ड है बी। तो टी डॉट वी सेम डायरेक्शन में प्लस टी वी, इधर क्या है डाउनवर्ड है, तो ये -T/2 इक्वल टू 0। सब कुछ हो गया। तो दिस 40T, टी वी यही है, तो 40T 10T 10T -40T -2T प्लस टी वी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 42 -32 सो v is equal to how much, plus this is 42 10T -42T plus TV equal to 0। तो -32 T ऑब्वियसली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल का मतलब T तो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो TV इज इक्वल टू 32T, टी कैंसिल, V इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। आंसर पॉजिटिव मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। So this B block is moving upward with speed 32 meter per second। समझे? जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं सबके एक्सेलेरेशंस को यहाँ पे सर अगर 5 मीटर पर सेकेंड पर ऊपर जा रहा है तो ये जो उसका बाजू में जो पुली है वो नीचे नहीं आएगा? नीचे -40T क्यों हुआ? ओके नहीं, ये जो है ना, ये अगर हम यहां से देखेंगे ना इसके रेस्पेक्ट में, ये पुली भी तो मूव कर रही है भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है पुली। हाँ तो सर। ये पुली जा रही है, तो इसके मोशन के लिए तो स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। और तो हाँ तो इसकी जो वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जो होगी, ये अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो ऐसे देखो, तुम मान लो 1 सेकेंड के मोशन को समझो,
ठीक है, 1 सेकेंड के मोशन को समझो। अगर हम 1 सेकेंड लेते हैं, ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, 5 मीटर। हाँ सर। इधर हमने रोक दिया, यहाँ पे रोक दिया है, यहाँ ये इसके मोशन को रोक दिया। अब 5 मीटर हाँ स्ट्रिंग अवेलेबल है और इसके 1 सेकेंड में कितना मूव करता है, 10 मीटर। हाँ तो दोनों साइड कितने कितने स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 मीटर। हम्म। बट इसके मोशन के वजह से कितनी स्ट्रिंग लूज हुई है, 5 मीटर। 5 मीटर। तो एक्स्ट्रा 15 मीटर कहाँ से आएगा, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, दिस विल गो अप। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या बोल हाँ रहे हो तुम, कि अगर ये अप जाएगा तो ये डाउन जाएगा या नहीं, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये स्टेशनरी है, ये 5 गया तो दूसरा 5 नीचे आ गया। बट अगर ये भी मूव कर रहा है, तो ये 5 जा रहा है, ये 15 जा रहा है, तब वो 10 जा रहा है। हाँ कुछ क्लियर हुआ, हाँ सर। यही पूछ रहे थे। हाँ, तो वो जो इक्वेशन में समेशन ऑफ टी डॉट बी इज इक्वल टू 0 पे हम्म। वाला इक्वेशन, हम्म। वो वहां पर 2t into 5 - 40 into 10, तो ये +0 कैसे होगा ये हाँ, वाला? तो यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन डॉट वेलोसिटी, इसकी कुछ वेलोसिटी है, हाँ बट नेट टेंशन तो जीरो है ना, टी टी एंड हाँ टू टी, सर, समझ व्हाट गए। इज नेट हाँ सर। टेंशन, जीरो। सो जीरो इंटू वेलोसिटी जीरो। हाँ सर। ओके। ठीक है। हाँ सर। हाँ, 40 टी कैसे हुआ, 40 टी जो है देखो शरण्या, इस ब्लॉक के इस पुली के ऊपर, द पुली विच इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, टेंशन यहाँ से मैंने टी टी मार्क किया, तो टी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टी, तो इस साइड से 2 टी इंटू 2 टी। तो टेंशन डॉट वेलोसिटी, टेंशन इज डाउनवर्ड, वेलोसिटी इज अपवर्ड, सो -4 टी इंटू टी, नेगेटिव, सो 4 टी इंटू 10, ये हुआ -40 टी। इस पुली के लिए भी लिखा है, बट नेट टेंशन ही जीरो है इस पुली पे, इस पुली पे नेट टेंशन ही जीरो है। नेट टेंशन ही जीरो है। तो 40 टी प्लस टी वी, यहाँ से टी वी प्लस -2 टी, 42, समझे। यस सर, मोशन अपवर्ड है। हाँ, मोशन अपवर्ड है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी एंड टेंशन आर एंटी पैरेलल, सो डॉट प्रोडक्ट है वो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो ठीक है। हम्म, ये क्लियर, तो इसका आंसर चाहिए यार, ये इसका आंसर देना है। अच्छा ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिया, मूव भी करा सकते हैं इसको। सपोज दिस इज ए, बी एंड सी, ए इज गोइंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, what is the velocity of c, what is vc, what is velocity of c,
तो जो पॉइंट बताया मैंने, एक ये पुली वाला, ये v1 प्लस वी टू बाई टू, और बाकी वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क से सारे हो जाएंगे। तो इनका एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन की कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लोगे, जो भी एज्यूम करोगे इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मैं एक डायरेक्शन डिनोट कर दे रहा हूं। सर कैसे पता कि वही डायरेक्शन है? मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तुम कोई और डायरेक्शन भी ले सकते हो, फाइनल आंसर आएगा सेम। मैं मान लेता हूं कि दिस वन इज पुली वन, ये पुली वन है, ये पुली टू है, एंड दिस इज पुली थ्री। दिस इज गोइंग अप, acceleration a1, this is also going up a2, and this goes down a3। ऐसा क्यों? मान लिया थोड़ा सा कि भाई ये कुछ अपवर्ड अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। सो व्हाट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन? यहाँ पे जो डिनोटेड डायरेक्शन है, जो डिनोटेड डायरेक्शन है उसके हिसाब से क्या कंस्ट्रेंट आ रहा है? a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, या a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम। टीटी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन? रिलेशन आ जाएगा तो एक तो हमारे पास हो जाएगा। व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन? टी टी मार्क कर दिया, टी 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 टी। हाँ, a1 प्लस a2 बाई टू इज इक्वल टू a3, करेक्ट। टी मार्क कर दिया। पुली वन के लिए लिखेंगे टी टी अपवर्ड डायरेक्शन में, टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम ही स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन सेम है। तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी मीन्स t a1, तो ये होगा t इंटू a1। फिर फॉर पुली नंबर टू, 2t अपवर्ड, t डाउनवर्ड, नेट फोर्स t अपवर्ड, सो 2t माइनस t इज t इंटू a2, और यहां से 2t अपवर्ड एक्सलेशन डाउनवर्ड माइनस 2t इंटू a3 इज इक्वल टू 0। सो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2a3। दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट इसकी है कि हम अननोन्स कितने हैं, पुली के एक्सेलरेशन और टेंशन, यही अननोन्स हैं। तो हमारे 4 अननोन्स आ रहे हैं। 4 अननोन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। 4 इक्वेशंस में से लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस तो हम 3 पुलिस के लिए लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए, प्लस एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा, वो कहां से आएगा? कंस्ट्रेंट से। तो कंस्ट्रेंट हमारा उनके मोशन को रिलेट करने वाला इक्वेशन जो स्टार्टिंग में ही डिफरेंस जो बताया था डेफिनेशन। तो ये तो हो गया कंस्ट्रेंट इक्वेशन। फिर F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिख दो,
F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी भी तो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ अभी यहाँ से ये एम जी भी ऐड कर रहा है, M1 के जी है, यहाँ पे भी एम जी, सेम मास के ही हैं सारे, ये भी जो है एम जी ऐड कर रहा है। तो व्हाट इज द लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन फॉर पुली नंबर 1, पुली नंबर 1, वाह, 2t, A1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, 2t माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू A1, दिस इज इक्वेशन 1। सो m इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन जो होगा फाइंड कर सकते हो, अगर आंसर आ रहा है तो बता दोगे। यहाँ से टी माइनस जी इज इक्वल टू A1 इज द इक्वेशन नंबर, ये इसको बोल देते हैं 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर पुली नंबर 2, पुली नंबर 2 अपवर्ड A2 एज्यूम्ड है हमारा, तुम अगर डाउनवर्ड एज्यूम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखोगे। सो 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू A2, तो ये क्या हो गया, t माइनस जी इज इक्वल टू A2, वाई, बिकॉज m इज इक्वल टू 1। सो फॉर 3, डिस्क 3 के लिए 2t माइनस एम जी, सॉरी A3 तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, सो दिस वुड बी एम जी माइनस 2t इज इक्वल टू mg minus 2t is equal to m into A3. So this is g minus 2t is equal to A3, इक्वेशन 4। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो भी एक्सेलेशन है जैसे भी सॉल्व करना है, ये इन सारों को कंस्ट्रेंट में एक्सेलेशन की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि A1 A2 A3 होंगे सबके लिए, इक्वेशन लिखने के बाद सबकी वैल्यूज को कंस्ट्रेंट वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू व्हाट इज टी, A1 इज इक्वल टू 10/3, ऑल सेम, यस, डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, कहीं कुछ माइनस माइनस आ रहा होगा। A1 को पुट कर देंगे t माइनस जी, A2 को पुट कर देंगे t माइनस जी, एंड दिस 2A3 इज इक्वल टू 2g माइनस 4t। ऐसा पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 4g, सो टेंशन इज इक्वल टू 2g/3, 20/3 है ना, यस 40/3, 20/3, ठीक है ना, ये 4 6 और 4g, हाँ, तो 2g/3 20/3, 20/3 न्यूटन, दिस इज टेंशन। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, A1 A2 A3 की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल 20/3 माइनस g इज इक्वल टू A1, सो A1 इज इक्वल टू माइनस 10/3, A2 इज इक्वल टू माइनस 10/3, और A3 इज इक्वल टू 2t पुट करोगे 40/3 माइनस, यस, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, वो तो दोनों अपवर्ड एज्यूम किया, वो दोनों डाउनवर्ड आएंगे और ये जो है अपवर्ड जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 10/3, क्लियर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक सैंपल क्वेश्चन था कि अल्टीमेटली हम इसीलिए कंस्ट्रेंट फाइंड कर रहे थे कि बाकी सारे कैलकुलेशंस कर सकें, और कैलकुलेशन है क्या, वही तो टेंशन एक्सेलेरेशन यही सब तो करना है जिंदगी में, और काम क्या है। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन v1 plus v2/2 पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है 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 ठीक है, स्यूडो फोर्स प्लस कंस्ट्रेंट, हमने ये दो चीजें किया। तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए यहीं। और जहाँ तक रही बात वीडियो की,
वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सर आई हैव डाउट फ्रॉम एच सी वर्मा, शैल आई आस्क इन द नेक्स्ट क्लास? हाँ, नेक्स्ट में पूछो, मैं बता दूंगा। लॉज ऑफ मोशन के एच सी वर्मा का जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर सकते हो, सारे हो जाने चाहिए। डाउट होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी इसके बाद फिर मेरी एक और क्लास है, तो इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसको जो प्रैक्टिस अगर करना है तो मैंने कुछ असाइनमेंट्स जो रखे हैं, एक